अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ लें। पिछली क्लास में रीअसेसमेंट बताई थी। रीअसेसमेंट क्या थी कि हम जो भी एस्टीमेट्स लगा रहे होते हैं, चाहे वो लीज टर्म की कैलकुलेशन का एस्टीमेट हो, चाहे वो लीज पेमेंट की कैलकुलेशन का एस्टीमेट हो, उनमें अगर बाद में चेंज आ जाए तो उस एस्टीमेट चेंज को अकाउंट फॉर करना रीअसेसमेंट है। चैप्टर में पेज 12 किया था। अगर टर्मिनेशन या एक्सटेंशन ऑप्शन में चेंज आए या परचेज ऑप्शन के एस्टीमेट में चेंज आए तो हमने रीअसेसमेंट के लिए पुराना वाला रेट यूज करना है। लेकिन अगर अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल अंडर जीआरवी उसमें चेंज आए, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, लीज टर्म और परचेज ऑप्शन के अंदाजे में चेंज आए तो नया रेट यूज करेंगे, और अगर अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी के अंदाजे में चेंज आए तो पुराना वाला। अगले पेज पे जाएं। वेरिएबल लीज पेमेंट्स। वेरिएबल, अगर इंडेक्स की चेंज से वेरिएबल लीज पेमेंट्स चेंज हो जाए तो लीज लायबिलिटी की फिगर बदल जाएगी, तो उसमें भी एडजस्टमेंट डालने के लिए ओरिजिनल वाला डिस्काउंट रेट इस्तेमाल होगा। ये टेबल जो है ना, ये वही वाला अगले पेज पे जा रहा है। ये आपको ब्रैकेट लगाना जरूर नजर आ रहा है, लेकिन वो ब्रैकेट और चीज का लगाया है। ये टेबल अगर आप गौर करेंगे तो पिछला पेज जहां एंड हो रहा है, मैंने उसमें बोल्ड करके लिखा हुआ है कि ओरिजिनल रेट यूज होना है। किन मौकों पे? एक चीज पेज 12 पे लिखी हुई है और करके दूसरी चीज अगले पेज पे लिखी हुई है। यानी अगले पेज पे जो लिखा हुआ है इंडेक्स चेंज होना, उसके ऊपर भी ओरिजिनल वाला रेट इस्तेमाल होना है। उसके रेट वाली बात ये पिछले टेबल से जुड़ी हुई है। और अगर काइबोर चेंज की वजह से रेंटल चेंज हो रहा है तो वो तो जब काइबोर ही चेंज हो रहा है तो अब नया वाला काइबोर इस्तेमाल होगा। और ये जो काइबोर का चेंज है और ये जो रेंट यानी जो रेंटल का चेंज है ना, रेंटल का ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। मतलब जिस साल में ऑफिशियली ये चेंज हो रहा होगा उसी साल में फिर रीअसेसमेंट करेंगे। ये मैं आपको सवाल से सिखाता हूं बात। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 देखें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ें। सेट 2 में प्रैक्टिस क्वेश्चन 5। ये मैंने एक आईएएस की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में से एक एग्जांपल उठा के बनाया हुआ है और मेरा ख्याल है फिगर्स मैंने वही ली है। हाँ, उसमें एंट्री शायद नहीं रिक्वायर्ड थी, लेकिन सारा डाटा मैंने आईएफआरएस में जो ओरिजिनल एग्जांपल्स होती है ना, मैंने वो उठाई हुई है। हाँ जी, हमने लीज पे ली थी मशीन और ये तय किया था कि हर 2 साल के बाद, यानी पहले 2 साल का किराया 50,000 रुपए तय हो गया, उसके बाद तीसरे साल रेंटल रिवाइज होगा और वो तीसरे और चौथे साल पे चलेगा, फिर 5वें साल रेंटल रिवाइज होगा, वो 5वें और 6वें पे चलेगा, फिर 7वें साल रेंटल रिवाइज होगा और वो 7वें और 8वें के लिए चलेगा। ये पॉइंट नंबर 2 का मतलब है, इट विल बी रिवाइज्ड एवरी 2 years। जी, पॉइंट 2। हम इस वक्त 30 जून 18 और 30 जून 19 की एंट्रीज करने लगे सवाल की रिक्वायरमेंट, लेकिन लीज 1 जुलाई 16 से थी तो रेंटल रिवाइज हो रहा है 1 जुलाई 18, यानी तीसरे साल रिवाइज हो रहा है। तो 2 साल वही पुरानी वाली अकाउंटिंग होगी, तीसरे साल से फिर अकाउंटिंग रीअसेसमेंट से चेंज हो जाएगी। 30 जून 18 यानी 2 साल वही वाली अकाउंटिंग चलेगी। तो पहले मैं 30 जून 18 तक पुराना वाला सवाल चलाना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5।
इनिशियल मेजरमेंट यानी 1 जुलाई 16 को इनिशियली राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट कितनी अमाउंट से हुई होगी तब जब लीज पे ली थी? 8 साल लीज टर्म थी, 50,000 रेंटल था और उस वक्त इंप्लिसिट रेट लेसी को पता था नहीं, तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज किया होगा 8% और पेमेंट इन एडवांस थी क्या इन एरियर्स थी? पेमेंट इन एडवांस थी। तो 8 साल की लीज थी, पहला 50,000 एज इट इज, उसके बाद रह गए पावर 7 1 - 1.08 पावर 7 310 इतने से इनिशियली लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई होगी। अच्छा वाकई अच्छा ठीक है। और चूंकि 30 जून 18 तक गुजरना है तो उस वक्त जो हमने टेबल बनाया होगा फर्स्ट जुलाई 16 310,319 पहली इंस्टॉलमेंट फौरन मिल गई होगी 260,319। फिर उसके बाद 1 जुलाई 17 8% 20826 50,000 रेंटल 231145। दूसरी रेंटल पे होने तक यहां तक मामला पहुंचा था और चूंकि 1 जुलाई 18 से रिवाइव होने लगा है तो हमने अपनी अकाउंटिंग तो क्लोज करनी है। तो बेशक पेमेंट डेट नहीं है लेकिन मैं अकाउंटिंग क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट डाल रहा हूं क्योंकि साल तो गुजर गया ना। बेशक ये पेमेंट डेट नहीं है लेकिन 1 जुलाई 18 से स्केड्यूल रिवाइज कर दूंगा मैं, तो इसलिए 30 जून 18 तक का मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं 4922496 हम यहां तक पहुंचे हुए थे 30 जून 18 तक। बेशक हम टेबल में डेट पेमेंट डालते हैं लेकिन 1 जुलाई 18 से तो मैं टेबल ही बदल दूंगा क्योंकि फिगर्स बदल जाएंगे, इसलिए मैंने इसको 30 जून 18 लाके क्लोज कर दिया ताकि पता चले कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं। तो इनिशियली इससे लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी और 30 जून 18 तक हम यहां पहुंच चुके हुए थे। और राइट ऑफ यूज इनिशियली हम कितने पे रिकॉर्ड किए थे? 3 1 पक्की बात है 314 इतने से हमने एसेट रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद फिर ये 30 जून 17 को डेप्रिशिएट हुआ होगा कितने अरसे पे जी? कितने अरसे पे अमोर्टाइज डेप्रिशिएट किया जाता है लीज टर्म पे? डिपेंड करता है एसेट वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर एसेट लेसी के पास ही रहेगा तो यूजफुल लाइफ, और अगर वापस जाएगा तो यूजफुल लाइफ और लीज टर्म में से लोअर। अब इसमें कहीं ऐसी बात की है कि वापस जाएगा या यहीं रहेगा, और यूजफुल लाइफ भी कोई नहीं बताई, तो बस 8 साल। तो इसको 8 साल पे डेप्रिशिएट किया 3921290 और हम 30 जून 18 पे खड़े हैं तो मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हुई थी और राइट ऑफ यूज रह गया हुआ था 235,739। 30 जून 18 तक हम यहां पहुंचे हुए थे। रेंटल कब रिवाइज हो रहा है? 1 जुलाई 18। तो मैंने इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट इसलिए कहा है कि 1 जुलाई 18 में हो रहा है तो बस 19 में ही जाकर रीसेटमेंट की काउंटिंग करेंगे। 30 जून 18 तक ही ऐसे ही चलेगा। 1 जुलाई 18 तो अगला साल शुरू हो गया। नॉन एडजस्टिंग का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वैसे तो आइसैन फेज में आ रहा है लेकिन नहीं, अगले साल से ही होगा वो, क्योंकि ऑफिशियली रेंटल ही 1 जुलाई 18 से चेंज हो रहा है। 30 जून 18 तक ये ऐसे ही था। उसके बाद और सवाल में रिक्वायरमेंट में मैंने 2018 की एंट्रीज भी मांगी। चलिए एंट्री सारी इकट्ठी कर दूंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं 1 जुलाई 18 के दिन पे। अब हो रही है रेंटल चेंज, और रेंटल चेंज होकर कहां तक पहुंच रही है?
इन्होंने कहा है जी कि सीपीआई के हिसाब से चेंज होगी। जिस वक्त शुरू में रेंटल्स वगैरह कैलकुलेट किए गए थे उस वक्त सीपीआई 125 था। अब सीपीआई जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे रेंटल बदलेगा। तब 125 था और 1 जुलाई 18 को कितना हो गया 1। तो रिवाइज रेंटल हो गया, जब 50,000 था तो उस वक्त 125 था, अब 135 है, 54,000। ये रेंटल रिवाइज हो गया। वेरिएबल लीज पेमेंट्स ये भी रीअसेसमेंट में आता है। तो अब अकाउंटिंग क्या होगी इसकी? कौन सा डिस्काउंट रेट? ओरिजिनल वाला, रिवाइज वाला? चैप्टर पे पेज 12 पे खोल के देख लें। ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाला रेट पेज 12 के एंड पे लेफ्ट साइड पे ओरिजिनल वाला रेट देखें। पेज 12 के एंड पे, ये 12 के एंड पे जो टेबल है वही अगले पेज के शुरू में जा रहा है ना, तो ओरिजिनल वाला रेट लगेगा। तो अब हम लोग जो रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी निकालेंगे वो अब क्या रह गई हुई है? 54,000 अभी मिल जाएगा, प्लस 54 वाली कितनी किस्तें और रह गई? 2 पहले गुजर गए थे, एक ये, 5 रह जाएंगी। तो 54,000 1 - 1.08 पावर -5.08, तो रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी बन जाएगी लेकिन हमने जो वेरिएबल लीज पेमेंट्स में अपडेशन करनी है ना इंडेक्स वाली, उसके लिए डिस्काउंट रेट ओरिजिनल वाला ही रहना है। ये पेज 12 के एंड पे देखें। पेज 12 के एंड पे रीअसेसमेंट, अगर टर्मिनेशन, एक्सटेंशन ऑप्शन या परचेज ऑप्शन यानी ऑप्शन वाली जो बातें हैं, अगर उनमें चेंज हो रही होती है तो फिर नया रेट। अगर वेरिएबल लीज पेमेंट्स सीपीआई वाली उसमें चेंज हो रही है या अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल बाय लेसी अंडर जीआरबी में चेंज हो रही है तो ओरिजिनल वाला डिस्काउंट रेट रहता है। और अगर काइबोर चेंज हो रहा है तो वो तो वैसे ही काइबोर चेंज हो रहा है। तो अब हम सीपीआई से रेंटल चेंज कर रहे हैं तो उसमें डिस्काउंट रेट ओरिजिनल वाला ही रहेगा। कितना? अच्छा, चूंकि पिछली क्लास को गुजरे हुए बहुत दिन हो गए तो मैं दोबारा बताता हूं। रीअसेसमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग लीज, हम लेसी, अब बुक्स ऑफ लेसी पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट किया था पहले दिन। इस इनिशियल अमाउंट की कैलकुलेशन में या इसको आगे भी बढ़ाने के लिए जितनी भी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, लीज पेमेंट्स, लीज टर्म, डिस्काउंट रेट, इनमें कहीं ना कहीं अंदाजे इन्वॉल्व हैं। जैसे लीज टर्म कैलकुलेट करते हुए 2 अंदाजे थे, नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस एक्सटेंशन ऑप्शन वाला, टर्मिनेशन ऑप्शन वाला। तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज होगी या नहीं होगी अंदाजा ही है ना, ये ऑप्शन वाला अंदाजा है। इसी तरह से लीज पेमेंट्स की लिस्ट के अंदर फिक्स्ड लीज पेमेंट्स, वेरिएबल लीज पेमेंट्स और परचेज प्राइस जो कि ऑप्शन के तहत थी, तो उसमें भी अंदाजा था कि लेसी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, ये भी अंदाजा है। फिर इसके अलावा लीज पेमेंट्स में आखिरी लाइन ऐड होती है अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, ये भी अंदाजा होता है क्योंकि एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल ये है अंदाजे। तो ये हो गए अंदाजे। और 2 चीजें हैं वेरिएबल लीज पेमेंट्स में, एक सीपीआई और एक काइबर। इनमें चेंज हो जाए यानी वेरिएबल लीज पेमेंट्स में चेंज हो जाए या उन अंदाजों में चेंज हो जाए, इसकी अकाउंटिंग को कहते हैं रीअसेसमेंट। तो जहां तक ताल्लुक है ऑप्शंस के अंदाजों में चेंज का, टर्मिनेशन ऑप्शन, एक्सटेंशन ऑप्शन, ये लीज टर्म को अफेक्ट करती है। परचेज करेगा कि नहीं करेगा इस ऑप्शन, ये लीज पेमेंट्स को अफेक्ट करती है। इन 3 ऑप्शंस में अगर अब लगना शुरू हो जाए ऑप्शन एक्सरसाइज होगी, पहले लगता था नहीं होगी, या फिर पहले लगता था ऑप्शन एक्सरसाइज होगी अब लगने लग जाएगी नहीं होगी, तो इनमें चेंज आ गया, इसके लिए रीअसेसमेंट की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और रीअसेसमेंट की अकाउंटिंग ये है कि हमें अगर ऑप्शंस में चेंज है तो इस कैलकुलेशन के लिए रिवाइज नया वाला रेट लाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शंस में चेंज नहीं है, 3 ऑप्शंस हैं, एक्सटेंशन ऑप्शन, टर्मिनेशन ऑप्शन, परचेज ऑप्शन, ये 3 ऑप्शंस हैं जिनमें से परचेज ऑप्शन और टर्मिनेशन ऑप्शन के लिए नहीं, हाँ जी 3 ऑप्शंस हैं। परचेज ऑप्शन ये लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन का चीज थी और एक्सटेंशन ऑप्शन या टर्मिनेशन ऑप्शन ये लीज टर्म की डेफिनेशन का हिस्सा थी। इन 3 ऑप्शंस में अगर अब कोई चेंज हो जाए तो उसकी अकाउंटिंग के लिए नया डिस्काउंट रेट इस्तेमाल होगा। 3 ऑप्शंस हैं, परचेज ऑप्शन, टर्मिनेशन ऑप्शन, एक्सटेंशन ऑप्शन। इनमें अंदाजा अगर बदल जाए तो हम रीअसेसमेंट की अकाउंटिंग करेंगे और नया डिस्काउंट रेट इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी या फिर रेंटल में चेंज आ जाए सीपीआई की वजह से, उनकी अकाउंटिंग के लिए पुराना वाला रेट इस्तेमाल होगा। यह बात पेज 12 के एंड पे और 13 के स्टार्ट पे पूरी हो रही है। और तीसरी बात, अगर रेंटल रिवाइज हो रहा है क्योंकि काइबोर रिवाइज हो रहा है तो वो तो काइबोर ही रिवाइज हो रहा है तो डिस्काउंट रेट तो डेफिनेटली नया लगेगा। तो इस सवाल में चूंकि सीपीआई से रेंटल रिवाइज हो रहा था तो ओरिजिनल वाला डिस्काउंट रेट ही इस्तेमाल होगा।
क्या फिगर बन जाएगी? 269606। और इसको कंपेयर किससे करें? लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट से। तो लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट आ रही थी 249, तो रीअसेसमेंट से कितनी इंक्रीज आ रही है? 19 जी 69 19969। तो इसकी एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी को बढ़ाना है, राइट ऑफ यूज डेबिट, लायबिलिटी बढ़ानी है, राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। राइट ऑफ यूज पहुंच जाएगा 25655 255। ये राइट ऑफ यूज जहां तक पहुंच जाएगा। और 30 जून 19 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, क्योंकि एसेट की वैल्यू बदल गई, तो डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट होगी और इसके पास जिंदगी बची है अब 2 साल गुजर गए थे, 6 साल 42। ये 2019 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी और 2019 से लीज स्केड्यूल पुराना वाला खत्म, अब नया वाला चलना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट जुलाई 18 से नया स्केड्यूल चलना शुरू हो जाएगा और इस स्केड्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 269606। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। 54 2 1 5 और फर्स्ट जुलाई 19 17248। डबल 8। 30 जून 18 और 30 जून 19 इन 2 साल की जनरल एंट्रीज मांगी थी। आप पहले खुद इसकी एंट्रीज लिखें, फिर सोल्यूशन देखिएगा, चेक कर लीजिएगा सोल्यूशन, फिर पहले खुद एंट्रीज कर लें कौन कौन सी होंगी। 30 जून 18 ईयर की एंट्रीज मांगी, वैल्यूज मैंने सारी कैलकुलेट कर दी आपको। पहले खुद एंट्रीज कर लें अपने पास, फिर सोल्यूशन देख लें।
हाँ जी, वैल्यूज सारी निकालनी थी मैंने, एंट्रीज करके सोल्यूशन देख लें। इसमें आप शायद अगर वाकई लिख के किए हैं तो ये रॉयल्टी वाली मिस कर गए होंगे शायद। रॉयल्टी नहीं लिखा हुआ, मैंने सवाल कराते हुए जिसको रॉयल्टी कहा था। वेरिएबल लीज पेमेंट का वर्ड जरूर किया हुआ है, लेकिन ये वो वेरिएबल नहीं है जो लीज पेमेंट की डेफिनेशन में आती है। लीज पेमेंट की डेफिनेशन में सिर्फ दो आती हैं। कौन सी कौन सी? लीज पेमेंट्स जो सीपीआई के साथ चेंज हो, ये दो हैं जो लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन में आती हैं। ये जो सवाल के अंदर पॉइंट नंबर 3 में लिखी हुई है, ये लीज पेमेंट की डेफिनेशन में नहीं आ रही है। तो इसलिए जो जितनी जिस साल बनती होगी उस साल एक्सपेंस बन जाएगी। इसका लीज लायबिलिटी की अमाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पॉइंट नंबर 3 में जो 1% ऑफ सेल्स बनता था उसको हमने एक्सपेंस बना देना है। इसका लीज लायबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 में बताएं और कुछ पूछना है तो, क्योंकि मैं मॉडिफिकेशन पे जाने लगा। हाँ जी, चले रीअसेसमेंट डन। अब आते हैं मॉडिफिकेशन पे। मॉडिफिकेशन थोड़ी सी टेक्निकल है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी ज्यादा कर लेते हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले सवाल हैं वो जबानी देख लीजिएगा, पास पेपर वाले फिर मैं बल्कि एक बोर्ड पे कर दूंगा, जबानी देख लीजिएगा, पास पेपर वाला बोर्ड पे कर दूंगा। मॉडिफिकेशन समझाता हूं, पेज नंबर 13 14 13। अगर लेसी मजीद राइट ले रहा है, वो एसेट का साइज बढ़ाना भी हो सकता है और लीज टर्म बढ़ाना भी हो सकता है। ये बिल्कुल इससे मिलती जुलती बात मैंने लेसर में भी की थी। अगर लेसी मॉडिफिकेशन का मतलब अंदाजों में चेंज नहीं होता, वो रीअसेसमेंट है। मॉडिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज है। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो रही है और लेसी एडिशनल फायदा एडिशनल राइट लेने लगा है, चाहे वो एसेट में फिजिकल इजाफा हो, पहले 4 फ्लोर हमारे पास किराए पे थे, अब हम 5वां भी लेना चाह रहे हैं, तो चाहे वो एसेट में फिजिकल इजाफा हो, चाहे 8 साल से 10 साल पे जाना, यानी चाहे फिजिकली एसेट बढ़ा रहे हो, चाहे हम लीज टर्म बढ़ा रहे हो, एंड उसका इजाफी पैसा जो लेसर हमें चार्ज कर रहा है वो फेयर है। अगर ये दोनों बातें पूरी हो रही हैं, दोनों कौन सी? इजाफा हो रहा है, चाहे वो एसेट में इजाफा हो चाहे लीज टर्म में, एंड लेसर जो पैसे चार्ज कर रहा है वो बिल्कुल फेयर स्टैंड लोन के मुताबिक है, तो फिर ये एडिशन एक सेपरेट लीज मानी जाएगी। पुरानी लीज पहले की तरह चलती रहेगी और इसके नए लीज की अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये केस 1 बना के लिखा हुआ। हाँ जी, केस 1। अच्छा, केस 2। केस 2 को ना 3 टुकड़ों में तोड़ा है मैंने। लिखा बेशक पॉइंट 1 2 हुआ है मैंने, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, लेकिन मैं इसको 3 टुकड़ों में तोड़ा हूं। मिसाल से समझाता हूं। केस 2 क्या है? अगर केस 1 नहीं है तो केस 2 तब अगर केस 1 नहीं है, क्या मिसालें हो सकती हैं? जो मिसालें भी ध्यान में आती है। रेंटल की अमाउंट चेंज हो जाए। क्यों चेंज हो जाए? इंडेक्स और टाइबर से नहीं, फिक्स था, लेकिन लेसर ने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हमें ना रीडिजाइन करनी पड़ेगी चीजें, तो रेंटल की अमाउंट चेंज हो जाए महंगाई की वजह से, और पीरियड बढ़ जाए, पीरियड कम हो जाए, एसेट बढ़ जाए, एसेट कम हो जाए। अच्छा, वैसे तो ये भी स्कोप के अंदर ही आएगा, लेकिन यहां पर मैं एसेट
ये सब केस 2 है। अगर पीरियड या एसिड इंक्रीज हो रहा है, इनको मैं कह देता हूं डिक्रीज हो रहा है। नहीं, जो बात बताने लगा हूं वो डिक्रीज। अगर एसिड या पीरियड डिक्रीज हो रहा है, इसको कहेंगे स्कोप रिडक्शन, और बाकी सबको मैं अदर मॉडिफिकेशंस कह देता हूं। अब आप बोलें क्या कह रहे हैं? हाँ, लेकिन पैसे फेयर नहीं है तो केस 2 में आ रहा है। अगर पैसे फेयर होते तो वो केस 1 में चला जाता। ये जो इंक्रीज है ना, ये अगर पैसे फेयर होते तो वो केस 1 होता। पैसे फेयर नहीं है इसलिए मैंने केस 2 में लिया इसको। तो ये जितनी भी मिसालें हैं, इनमें से सिर्फ इन दो को, यानी जिसमें डिक्रीज है, चाहे पीरियड डिक्रीज हो चाहे एसिड डिक्रीज हो, इसको मैं स्कोप रिडक्शन कह रहा हूं, और बाकी सबको अदर कह रहा हूं। और स्कोप रिडक्शन में भी इसको मैं ए कह रहा हूं, इसको बी कह रहा हूं। मेरा ख्याल है मैंने उल्टा लिख दिया। ए, हाँ, इसको मैं ए कह रहा हूं, इसको मैं बी कह रहा हूं। तो 3 चीजें बना दी मैंने मॉडिफिकेशन में, 1, 2 और 3। हो सकता है सवाल में ये या ये हो, यानी स्कोप रिडक्शन ना हो, तो फिर वही करना है जो मैंने पॉइंट 2 में लिखा हुआ बताता हूं। लेकिन अगर ये हुई तो जो ए और बी में लिखा हुआ है वो भी करना है, और जो पॉइंट 2 में लिखा हुआ है वो भी करना है। ऊंची निकल गई बात। इन मिसालों में से एसिड में डिक्रीज, एसिड डिक्रीज का मतलब समझ आ रहा है? एक कम पे आ गए, फैक्ट्री स्पेस 5000 स्क्वायर फुट ली हुई थी, 4000 स्क्वायर फीट पे आ गए, तो एसिड में कमी हो जाए। इसको मैंने किताब में ए लिखा हुआ है। अच्छा, ये पुरानी किताब में ना मुझसे गलती हुई थी, वो मैंने फिर ठीक कर ली थी। तो जिनके पास पुरानी किताब है वो इसकी पिक्चर ले लीजिएगा, वो मुझसे गलती हुई थी। तो पुरानी किताब में जो ये केस 2 लिखा हुआ है, वो ग्रुप में किसी को कहिएगा तो नया वाला पेज शेयर कर लीजिएगा ग्रुप में, और सामने बैठे तो तस्वीर ले लें। तो जो एसिड में डिक्रीज है या पीरियड में डिक्रीज है, इनको मैं स्कोप रिडक्शन कह रहा हूं, और इनके अलावा बाकियों को मैं अदर मॉडिफिकेशन कह रहा हूं। ये मैंने पॉइंट 1 ए और पॉइंट 1 बी करके लिखी हुई है, और ये मैंने पॉइंट 2 करके लिखी हुई है। पढ़ाता हूं भी वहां से। अगर स्कोप रिडक्शन के अलावा है तो फिर तो पॉइंट 2 ही एप्लीकेबल है। लेकिन अगर स्कोप रिडक्शन है तो जो पहले मैंने ए और बी में लिखा हुआ है पहले वो करना है, फिर जो पॉइंट 2 में लिखा है वो भी करना है। ये बात मैं आपको सवालों के साथ समझा के ना इसको फिर से समअप करने की कोशिश करूंगा। पहले ए देखें क्या लिखा हुआ। जी, एसिड में फिजिकल डिक्रीज हो रही है, मॉडिफिकेशन केस 2 पॉइंट नंबर 1 का सिनेरियो ए। एसिड में डिक्रीज लिखा ना, तो इसमें चूंकि एसिड डिक्रीज हो रहा है, और अगर एसिड में कमी हो रही है तो किराया कम होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, किराया बिल्कुल कम होगा। लेकिन क्या वो एग्जैक्टली कम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लाजमी नहीं है। तो इसलिए हम पहले ये जो मैंने 1A में लिखा हुआ ये काम करेंगे, फिर जो पॉइंट 2 में लिखा हुआ फिर वो भी काम करेंगे। सवाल से सिखा दूंगा, पहले कोशिश कर रहा हूं जबानी समझा सकूं। 1A क्या लिखा हुआ है कि एसिड के स्कोप यानी फिजिकल एसिड में कमी आ जाए। अच्छा, अब जब एसिड में कमी आएगी तो राइट ऑफ यूज में कमी करनी पड़ेगी, और रेंटल भी यकीनन कम होगा, तो लीज लायबिलिटी भी कम करनी पड़ेगी। लेकिन देखें ब्रैकेट में क्या कहा मैंने, दोनों में प्रोपोर्शनेट कमी करनी है। प्रोपोर्शनेट कमी का मतलब है कि हमारा पहले 4 फ्लोर का एग्रीमेंट था, हम उसको 3 फ्लोर पे ला रहे हैं, तो जो हमारे राइट ऑफ यूज और जो लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट है उनमें 1/4 कम कर देंगे। 4 से 3 पे आ रहे हैं तो 1/4 की कमी हो रही है ना, तो 1/4 लीज लायबिलिटी डेबिट, राइट ऑफ यूज क्रेडिट। इसी तरह अगर कहा जाता है कि पहले हम लोग 3000 स्क्वायर फीट किराए पे थे, अब हम उसको 50% रिड्यूस करके 1500 स्क्वायर फीट के आए, तो कैरिंग अमाउंट को भी 50% कम और लीज लायबिलिटी को भी 50% कम, और इन दोनों की कैरिंग अमाउंट्स में यकीनन फर्क होगा, तो जो गेन लॉस है वो P&L में चला जाएगा। ये ए एंट्री लिखी हुई है। लीज लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज प्रोपोर्शनेटली कम करने हैं, और जो डिफरेंस है डबल एंट्री का वो P&L में जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 देखिए, मैं करता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन 7।
प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़े, मैं करता हूं। जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 सवाल की रिक्वायरमेंट है 30 जून 19 एंड 2020 की एंट्रीज और मॉडिफिकेशन कब हो रही है 1 जुलाई 19 यानी 2020 में। तो 30 जून 19 तक पुराना वाला हिसाब किताब चलेगा, 1 जुलाई 19 से फिर नया होना है। इसमें स्कोप रिडक्शन है कौन सी वाली, एसिड कम वाली, यानी ए, जिसको मैंने ए कहा है। तो 30 जून 19 तक तो हमने एज इट इज चल रहा है, इसलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू में प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 जब लीज लायबिलिटी, अच्छा ये जब बल्कि मैं अच्छा मैं ना ये पुरानी बुक में जो चेंज किया मैंने, अब आप में से किसके पास पुरानी बुक है, मैं वो ग्रुप में भेज देता हूँ और ये रिकॉर्डिंग वालों के बिना पोर्टल पे रख देता हूँ, मैं कर देता हूँ पहले। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 भी मैंने चेंज किया था और वो तो खैर मैं बोर्ड पे कर ही रहा हूँ, और ये जो मॉडिफिकेशन का पेज है ये मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ और ये रिकॉर्डिंग वालों के पोर्टल पे रख देता हूँ। चले ये आपके पोर्टल पे भी रख दिया और आप लोगों से भी ग्रुप में शेयर हो जाएगा। जी पहले दिन जब हमने 1 जुलाई 14 को राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी निकाली होगी तो कितनी अमाउंट, तब रेंटल क्या था 2 लाख एट एंड ऑफ एवरी ईयर, और उस वक्त डिस्काउंट रेट क्या था 9%। तो 2 लाख 1 माइनस 1.09 पावर माइनस 10 1283, ये तब इनिशियली लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी और 1 जुलाई 14 से लेके 30 जून 19 तक ऐसे ही चलता रहा होगा, यानी 30 जून 15, 30 जून 16, 30 जून 17, 30 जून 18 और 30 जून 19, ये 5 साल गुजर के हुए थे।
1283532 किस रेट पे टेबल बनेगा? 9% पे। अच्छा, अब आपसे मैं इतनी तो उम्मीद रखता हूँ कि टेबल तो आप बना ही लेंगे, तो मैं ना सिर्फ ये आखिरी वाली लाइन बना रहा हूं। आखिरी लाइन में आ रहा था 897,184, इंटरेस्ट था 80747, 2 लाख, और क्लोजिंग आ रहा था 777,930। 30 जून 19 तक सब हो गया हुआ था। इसी तरह राइट ऑफ यूज इनिशियली कितना बनाया था? 1283532, और इसकी जिंदगी 5 साल यानी आधी लाइफ गुजर चुकी हुई थी, तो ये डेप्रिशिएट हो चुका हुआ था आधा। सिक्स 41, ये इतना डेप्रिशिएट होके रह गया हुआ था इतना। ये 30 जून 19 तक है। 2019 ईयर की एंट्रीज क्या क्या होंगी? 30 जून 19 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। 30 जून 19 लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। 30 जून 19 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन क्रेडिट 1 साल की। ये 3 एंट्रीज हो जाएंगी 30 जून 2019 में। हाँ जी। अच्छा, अब 1 जुलाई को हो रही है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के अंदर हमने एक तो करनी है ये वाली एंट्री, स्कोप रिडक्शन वाली, और उसके बाद ये काम भी करना है, उसकी वजह भी बताऊंगा, पहले ये बताता हूं। इसको ना मैं ऐसे कहने लगा हूं कि आपने मॉडिफिकेशन की 2 टुकड़ों में वर्किंग करनी है। मॉडिफिकेशन की वर्किंग कर रहा हूं, 2 टुकड़े में होगी है। एक तो होगी स्कोप रिडक्शन, और वो ऐसे करनी है कि लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट से स्टार्ट करना है। कितनी है अभी? 777, और इसमें कितनी कमी हो रही है? 50%। तो स्कोप रिडक्शन हो रही है 50%। कितना बना? 388,965। इतनी लीज लायबिलिटी में कमी होके बाकी कितनी बच गई? 388,965। ये इतनी लायबिलिटी बाकी बच गई, और इसी तरह इसमें भी स्कोप रिडक्शन हो रही है 50%। 320,883, और बाकी एसेट बच गया 320,883। तो स्कोप रिडक्शन हम 2 टुकड़ों में करेंगे। पहले करेंगे जो मैंने पार्ट ए कहा था, यानी लायबिलिटी को भी और एसेट को भी प्रोपोर्शन करना। जून 19 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 128353। 30 जून 19 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये पुराना वाला जो भी ज़बानी बोला था, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 80747, और 30 जून 19 लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट 2 लाख। ये हो गया 30 जून 19 तक। उसके बाद 1 जुलाई 19 पे जो मॉडिफिकेशन हो रही है उसको 2 टुकड़ों में करना है। एक जो मैंने 1A में लिखा हुआ है और एक जो मैंने पॉइंट 2 में लिखा हुआ है। 1A वाला क्या करना है? 1 जुलाई 19 लीज लायबिलिटी डेबिट 388,965 से राइट ऑफ यूज क्रेडिट। अच्छा, हमने अपनी एंट्रीज में एक्यूमुलेटेड को अलग दिखाया हुआ है, तो मैंने तो वर्किंग में बुक वैल्यू को कम कर दिया ना। एंट्री के हिसाब से एक्यूमुलेटेड को भी आधा कम करना है और एसेट को भी आधा कम करना है। ये तो मैंने वर्किंग में बुक वैल्यू आधी कर ली ना, असल में तो एसेट का अकाउंट अलग है और एक्यूमुलेटेड का अलग है। तो एक्यूमुलेटेड को भी आधे से डेबिट कर देना है और राइट ऑफ यूज को भी आधे से क्रेडिट कर देना है। इसका आधा वो यही बनता है। वो इत्तेफाक से ना लाइफ भी जो कि आधी गुजरी हुई थी और कमी भी आधी हो रही है, तो एसेट को इतना कम कर देंगे और एक्यूमुलेटेड को, लाइफ आधी गुजरी हुई थी तो इसलिए ये इसका आधा है। लेकिन अब हमने जो स्कोप रिडक्शन कम करनी है, बुक वैल्यू को मैंने वर्किंग में आधा किया है, एंट्री में इसको आधा करना है और इसको भी आधा करना है। तो इसका आधा बन जाएगा 641,766 और एक्यूमुलेटेड का आधा बन जाएगा। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग बात इसलिए हो गई क्योंकि एक्यूमुलेटेड भी हाफ थी, तो इसलिए आपको यही फिगर्स वहां नजर आ रही हैं, वरना मैंने एसेट को आधा किया है और एक्यूमुलेटेड को आधा किया है। और अब इस एंट्री को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस पीएनएल में जाएगा, चाहे डेबिट है चाहे क्रेडिट है। कहां जगह आ रही है? डेबिट या क्रेडिट?
मेरा ख्याल है क्रेडिट आ रहा है, वो P&L में जाएगा जी 082। मॉडिफिकेशन को हमने दो टुकड़ों में हैंडल करना है, एक टुकड़ा स्कोप रिडक्शन का, और उसके लिए जितनी लायबिलिटी में प्रोपोर्शनेट कमी है लायबिलिटी डेबिट, एसेट में प्रोपोर्शनेट कमी है एसेट क्रेडिट, और जो डिफरेंस है वो P&L में। इसको मैंने कह दिया मॉडिफिकेशन में स्कोप रिडक्शन। क्या किराया आधा हो रहा है? देखें जरा सवाल, तो वो भी आधा होना चाहिए था। इसका मतलब है मॉडिफिकेशन पूरी इससे कवर नहीं हो गई, इसलिए मॉडिफिकेशन की एडजस्टमेंट में एक हिस्सा ये करना पड़ेगा और एक हिस्से को अदर मॉडिफिकेशन कह के यहां से काम आगे चलाना पड़ेगा। थ्री डबल एट। अब यहां से आगे चलने लगे हम, यहां से आगे ऐसे चलेंगे कि स्कोप रिडक्शन हो गई जो होनी थी। अब हमने रिमेनिंग लीज पेमेंट्स को नए रेट पे मॉडिफिकेशन डेट तक प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। रिमेनिंग पेमेंट्स नया डिस्काउंट रेट मॉडिफिकेशन डेट तक लाना है। कितने साल रह गए हैं बाकी? 5 साल। नई पेमेंट कितनी है? 120। नया रेट कितना है? तो रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी निकलेगी 120,000। नया रेट कितना है? कितना निकला? 492.02। हमने अब लायबिलिटी को बढ़ा के यहां तक लाना है। कितना इंक्रीज करना है? 103,059। तो अब ये जो हमने लायबिलिटी को बढ़ाना है ना, लायबिलिटी बढ़ा देंगे और राइट ऑफ यूज एसेट बढ़ा देंगे। ये अदर मॉडिफिकेशन से राइट ऑफ यूज भी बढ़ जाएगा 103,059 और लीज लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो 1 जुलाई यानी मॉडिफिकेशन 2 स्टेप्स में होगी, स्कोप रिडक्शन अलग और फिर रिमेनिंग पेमेंट्स, नया डिस्काउंट रेट, रिमेनिंग पीरियड, उस पे लीज लायबिलिटी को अपडेट करना अलग है। तो ये वाली मॉडिफिकेशन राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट 103,059। और अब उसके बाद 30 जून 20 तक पहुंचने के लिए यही वाला टेबल चलेगा? नहीं, अब टेबल रिवाइज हो जाएगा। और वो रिवाइज टेबल कहां से शुरू होगा? 49 से। यहां से अब टेबल शुरू होगा। और 2020 की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 4 2 3 9 तो फिर 30 जून 20 की डेप्रिसिएशन होगी। इसके पास कितनी जिंदगी रह गई? अब 5 साल। तो दिस डिवाइड बाय 5 7। ये 30 जून 20 की डेप्रिसिएशन। तो 30 जून 20 पे ये डेप्रिसिएशन की एंट्री और नए टेबल से इंटरेस्ट और लीज पेमेंट वाली एंट्री। तो P&L की फिगर गलत हो जाएगी। अगर हम इसको स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली लीज लायबिलिटी ही अपडेट कर देते हैं तो P&L वाली फिगर ही मिस हो जाएगी।
ये तभी निकलेगी जब हम कैरिंग अमाउंट को प्रोपोर्शनेटली कम करेंगे, वरना वो फिगर नहीं निकलेगी। सर जो 90 के का ऑप्शन बैलेंस निकाला है, हमें को पूरा कैसे करना पड़ेगा? हम कोई और छोड़ के 19 का मैंने सिर्फ क्लोजिंग नहीं निकालना था, ये भी तो निकालना था। लेकिन क्या पूरा स्केड्यूल बनाने का पड़ेगा? नहीं। आप 30 जून 18 का क्लोजिंग बैलेंस निकालें। 30 जून 18 के एंड पे खड़े हो, कितने साल गुजर गए थे? 30 जून 18 पे खड़े हो गए 4, 6 रह गए थे। 6 पेमेंट्स की 9% पे पीवी निकालें, वो 897 ही आएगा। ना बनाए पूरा टेबल। 2 लाख की पावर 6 करके 9% पे पीवी निकालें, देख लें 897 आएगा। तो ना बनाए पूरा टेबल। अगर स्कोप रिडक्शन ना होती, वैसे ही किराया बदल दिया होता, तो ये पोर्शन ना होता और यहां हम क्या लिखते हैं? कैरिंग अमाउंट। और बस सिर्फ ये होता। ये क्या? नई लीज पेमेंट्स डिस्काउंटेड एट नया रेट। अगर स्कोप रिडक्शन ना होती तो ये वाला काम ना होता। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 आप कर दें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 कर दें।
प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 का करने को।
ज्यादा देर हो गई यार। ज्यादा देर लगा दी। जल्दी करें फिर 1B बताना है। हाँ जी, चले 91 बस।